माँ भारती फाउंडेशन के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक विशेष टॉपिक इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई सबसे पहले हम समझते हैं सिंचाई क्या होती है। तो फसलों को कृत्रिम रूप से जो पानी दिया जाता है उसे बोलते हैं सिंचाई। फिर इसके बाद में देखते हैं सिंचाई के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के महत्व। तो दोस्तों, सिंचाई के महत्व में एक तो जल है जो कोशिका के जीवधारे का मुख्य अवयव होता है। दूसरा, ये पौधे की कोशिकाओं को स्थित बनाए रखता है ताकि जो टेम्परेचर होता है पौधे का वो नियंत्रित रहे। फिर कर्षण क्रियाओं में सिंचाई का महत्व होता है। फिर सिंचाई करने से जो मृदा की रासायनिक क्रियाओं में जो लाभदायक जीवाणु होती है उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है और फसल को सूखे से बचाया जा सकता है। फिर बाद में बात करते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के स्रोत वो होते हैं जहां पर पानी एकत्रित रहता है। तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया नहरें, तालाब, कुएं, बावड़ी, झीलें, झरने आदि। ये हो गए सिंचाई के स्रोत जहां पे जल एकत्रित रहता है। नहरें, तालाब, कुएं, बावड़ी, झीलें और झरने। अब बात करते हैं नहरें की। नहरें जो नदियों का पानी रोककर बांध बनाया जाता है, बांध से फिर नहरें निकाली जाती है। ये दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है अनित्यवाही नहरें, अनित्यवाही नहरें। दूसरी होती है नित्यवाही नहरें, नित्यवाही नहरें। अब बात करते हैं अनित्यवाही नहरें की। तो दोस्तों, अनित्यवाही नहरें वो होती है जो वर्षा ऋतु में नदियों में पानी बहकर आता है, उसको रोककर नहरें निकाली जाती है, उसे बोलते हैं अनित्यवाही नहरें। फिर बात करते हैं नित्यवाही नहरें। ये 12 मासी नहरें होती है, सदाबहार होती है, जो 12 माह तक बहती है। ये 12 महीने में बहने वाली नदियों से निकाली जाती है। फिर बात करते हैं नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और कोटा और बूंदी में भी नहरों द्वारा सिंचाई होती है। फिर बात करते हैं तालाबों की। तालाब, तो तालाब होता है हमारे गांव के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वहां पे वर्षा होती है तो जो पानी निचले क्षेत्र में जो पानी इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं तालाब। फिर बात करते हैं कुएं की। और तालाबों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में होती है सबसे ज्यादा। फिर बात करते हैं कुएं। इसके बाद में बात करते हैं कुओं की। कुएं, तो राजस्थान में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई होती है अलवर और जयपुर में। और कुएं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अस्थायी, एक तो होता है अस्थायी और दूसरा होता है स्थायी। अस्थायी कुएं वो होते हैं जो कच्चे ही रखे जाते हैं, बल्कि अंदर से पक्के नहीं बनाए जाते हैं। और स्थायी कुएं अंदर से पक्के बनाए जाते हैं। फिर बात करते हैं पाताल तोड़ कुएं।
पाताल तोड़ कुएं। अब बात करते हैं पाताल तोड़ कुओं की। तो पाताल तोड़ कुएं जहां चट्टानें होती है, वहां के अंदर जो पानी होता है वो अपने स्वतः दबाव के कारण धरातल पर आ जाता है, उनको तोड़ने पर धरातल पर आ जाते हैं, वो होते हैं पाताल तोड़ कुएं। अब बात करते हैं झीलें और झरने की। तो झीलें और झरने ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, इनकी सिंचाई पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन, तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया चरस, एक हो गया रहट, एक हो गया देगली, और हो गए बेड़ी। ये 4-5 सिंचाई के साधन हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा चरस। चरस के बारे में हम बताते हैं, यह सबसे प्राचीनतम सिंचाई का साधन है। यह सबसे प्राचीनतम सिंचाई का साधन है, जिससे 20 से 30 फीट की गहराई से पानी निकाला जाता है, और ये 1 घंटे में, 1 आवर में 6000 लीटर पानी निकाल देता है। इसके बाद में बात करते हैं रहट की। तो रहट एक लोहे के पहिए पे लगी बाल्टियों की माला होती है। फिर बात करते हैं डेगली और बेड़ी। डेगली होती है 2 आदमी द्वारा चलाई जाती है, मतलब लोहे की, वो उसकी चमड़े की बनाई जाती है डेगली। इसके बाद में बात करते हैं सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां, उसमें ए विधि होती है पृष्ठीय सिंचाई विधि। पृष्ठीय सिंचाई विधि, या इसको बोलते थे सतही सिंचाई विधि, या बोलते हैं धरातलीय विधि। धरातलीय विधि, धरातलीय विधि। इस विधि में जो पानी दिया जाता है वो मृदा की सतह पे दिया जाता है। अब इसमें विधियों की बात करेंगे, इसमें कितने प्रकार की विधियां होती है, उसमें क्या होता है। तो इसमें पहली विधि होती है फ्लोटिंग मेथड। फ्लोटिंग मेथड, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्लावन विधि, प्रवाह विधि या प्लावन विधि। फ्लोटिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, जो अपना फील्ड होता है उसमें पानी को सीधे खुले ही छोड़ा जाता है, और फ्लोटिंग मेथड अपनाने के लिए मृदा समतल होनी चाहिए और भारी मृदा होनी चाहिए। बलुई मृदा होगी तो पानी ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाता है, इसलिए भारी मृदाएं जैसे कले होती है, काली मिट्टी होती है, वो मृदाएं होनी चाहिए, और मृदा का ढाल भी कम होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं क्यारी विधि, चेक बेसिन। इसे हिंदी में बोलते हैं क्यारी विधि। क्यारी विधि, चेक बेसिन, और इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं, चौकोबार द्रोण विधि भी कई बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपना फील्ड होता है ना, उसको छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है, और जो क्यारियों की लंबाई होती है वो बलुई मृदा में तो होती है 6 से 12 फीट की, 6 से 12 फीट की, और जो चिकनी मृदा होती है उसमें होती है 15 से
20 फीट की। और ये विधि भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय व सर्वाधिक प्रचलित विधि है, वह सर्वाधिक पुरानी विधि है। इसमें यह विधि सभी फसलें और सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें हानि क्या होती है, इसमें हानि होती है इसमें कि जो अपना फील्ड होता है ना, उसका अधिकांश भाग जो क्यारियां होती है उसकी मेड़ों में ही चला जाता है। फिर बात करते हैं तीसरी विधि, स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलो यहां लिख देता हूं। तीसरी विधि स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि। इसमें क्या करते हैं, जो अपना फील्ड होता है ना, उसको ढाल के समांतर लंबी लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है और पानी को पट्टी के हर छोर से छोड़ दिया जाता है। यह विधि जो कद्दू वर्गीय है, फूल की होती है ना, सब्जियां, उनके लिए ये उपयुक्त होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं चौथी विधि, रिंग बेसिन। रिंग बेसिन, इसको हिंदी में बोलते हैं थाला विधि, थाला विधि या वलय विधि। वलय विधि। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, जो पानी दिया जाता है ना, वो पौधे के चारों ओर दिया जाता है, न कि मतलब तना कांटेक्ट में नहीं रहता है, एक गोले के अंदर पानी दिया जाता है। इस विधि से क्या होता है, जो तना पानी के संपर्क में न आने के कारण रोगों से ग्रसित नहीं होता है। यह विधि अपनाई जाती है फल वृक्षों के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इनके लिए फल वृक्षों के लिए, फ्रूट क्रॉप्स के लिए, फ्रूट क्रॉप्स जैसे आम है, आंवला है, नींबू है, अनार है, इनके लिए यह विधि अपनाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम फ्रो मेथड। पांचवी विधि है अपनी फ्रो मेथड। इसके बाद में बात करते हैं फ्रो मेथड। पांचवी विधि अपनी फ्रो मेथड। फ्रो मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं कूड़ विधि। कूड़ विधि या गहरी नाली विधि। इसमें क्या करते हैं, जो कूड़ और मेड़ बनाई जाती है, जैसे ये मान लो यहाँ की आधी मिट्टी, इस तरफ की मिट्टी इस पे चढ़ा दी जाती है, इस तरफ की मिट्टी इस पे चढ़ा दी, ये तो मेड़ बन गई, ये कूड़ बन गई। ये विधि जो जड़ वाली सब्जियां होती है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है उथली विधि, उथली नाली विधि, उथली नाली विधि। दूसरी होती है गहरी नाली विधि, गहरी नाली विधि। तो उथली नाली विधि द्वारा तो आलू है, सोयाबीन है, इनकी बुआई की जाती है। और जो गहरी नाली विधि होती है उनके द्वारा गन्ने की बुआई की जाती है। ये गन्ने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अब बात करते हैं, ए हो गया पृष्ठीय सिंचाई विधियां। अब बी में बात करते हैं अपृष्ठीय सिंचाई विधियां। अपृष्ठीय सिंचाई विधियां, अपृष्ठीय सिंचाई विधियां। इसमें क्या करते हैं, जो पानी मृदा की सतह पे न देके अधोमृदा पर दिया जाता है। यह विधि अपने भारत में प्रचलित नहीं है, इसीलिए भारत में इस विधि को नहीं अपनाया जाता है। इस विधि को अपनाया जाता है केरल के नारियल उद्यान में और कश्मीर की डल झील के आसपास के क्षेत्र में इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में छिद्रित पाइपों, छिद्रित नालियों व मटका विधि द्वारा पानी दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन।
माइक्रो इरिगेशन, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई विधि, सूक्ष्म सिंचाई विधि। इसमें पहली विधि आती है स्प्रिंकलर मेथड, फुहारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर मेथड। अब बात करते हैं स्प्रिंकलर मेथड की। तो स्प्रिंकलर मेथड में जो उबड़ खाबड़ असमतल भूमियां होती है वहां पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। लवणीय क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लवणीय क्षेत्रों में जो पानी होता है वो लवणीय होता है और फुहारा चलने से जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण पानी और लवणीय ज्यादा हो जाता है। इसलिए लवणीय क्षेत्रों में यह विधि नहीं अपनाई जाती है। इस विधि में सभी फसलों व सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है, केवल काली मृदा को छोड़कर यह विधि सभी मृदाओं में उपयुक्त होती है। फिर बात करते हैं इसके जो स्प्रिंकलर होता है ना, स्प्रिंकलर नोजल, स्प्रिंकलर विधि पे जो नोजल होता है ना उसको बोलते हैं फव्वारा सिंचाई का हृदय। फिर बात करते हैं जो नोजल होता है और राइजर से जुड़ा होता है। ये मान लो नोजल है और ये जो लोहे की नली होती है उसे बोलते हैं राइजर, उसे बोलते हैं राइजर। राइजर नोजल से जुड़ा होता है और ये होता है नोजल या फुहारा के अंदर भी इसको बोल देते हैं कभी। इसके बाद में बात करते हैं इसमें जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता का अर्थ होता है कि जो हम पानी देते हैं उसका कितने प्रतिशत भाग पौधे काम में ले लेते हैं। तो इसमें जल उपयोग दक्षता होती है 65 से 70%। फिर बात करते हैं पानी की बचत कितनी होती है। पानी की बचत, तो दोस्तों पानी की बचत होती है इसमें 40 से 50%, 40 से 50%। फिर बात करते हैं जो इसका नोजल होता है उसका प्रेशर कितना रखा जाता है। जो नोजल होता है उसका प्रेशर कितना रखा जाता है। तो नोजल का प्रेशर रखा जाता है 2.5 से 4.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी ये जेक में पूछ लेते हैं तो इसका ध्यान रखना अपन को। फिर बात करते हैं पानी का डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज। तो पानी का डिस्चार्ज होता है नोजल द्वारा 1 घंटे में कितना पानी निकलता है। तो पानी का डिस्चार्ज होता है 1000 लीटर पर आवर, 1000 लीटर पर घंटे नोजल द्वारा 1 घंटे में पानी निकाल दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं फव्वारा सिंचाई की, फव्वारा सिंचाई के पाइप की लंबाई। तो फव्वारा सिंचाई के पाइप की लंबाई होती है 6 मीटर, 6 मीटर और फीट में देखें तो 20 फीट मान लो, क्योंकि 1 मीटर में 3 फीट होती है तो 18 फीट और 3 मीटर से भी ज्यादा होती है तो 20 फीट हो गई। तो फव्वारा सिंचाई के जो पाइप होता है उसकी लंबाई होती है 20 फीट। फिर बात करते हैं जो सिंचाई के लिए पाइप रखा जाता है उसका कलर ब्लैक ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो ये ब्लू ग्रीन एलगी नील हरित शैवाल होते हैं वो पनप जाते हैं। जो काला पाइप होता है ना उसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और वो एलगी नहीं पनप पाती, इसलिए सिंचाई पाइप का रंग ब्लैक ही रखा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं ड्रिप सिंचाई विधि।
ड्रिप सिंचाई विधि, ड्रिप मेथड, और हिंदी में बोलते हैं इसको बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात करते हैं तो इस विधि का आविष्कार 1940 में 1940 में सिमका ब्लास नामक वैज्ञानिक ने कहां पे किया? इजराइल में। कहां पे किया? इजराइल में। इस विधि का आविष्कार इजराइल में सिमका ब्लास नामक वैज्ञानिक ने 1940 में किया था। फिर बात करते हैं इस सिंचाई विधि द्वारा लवणीय क्षेत्रों या लवणीय जल व कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है और यह सिंचाई की विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके बाद में बात करते हैं पानी की बचत, पानी की बचत। तो दोस्तों इसमें पानी की बचत होती है 70 से 80% पानी की बचत होती है। फिर बात करते हैं जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता। तो इसकी जल उपयोग दक्षता होती है 90 से 95%। जो पानी देते हैं सिंचाई में उसका 90 से 95% पौधे काम में ले लेते हैं या जल काम में आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं पानी का डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज। इसमें पानी का डिस्चार्ज होता है 1 से 4 लीटर पर इमीटर्स, इमीटर्स 1 से 4 लीटर पर इमीटर। जो ड्रिप विधि में जो पानी की इकाई होती है जहां पानी निकलता है, एंड में पानी निकलता है, वो निकलता है इमीटर्स के द्वारा। तो एक इमीटर्स द्वारा 1 घंटे में 1 से 4 लीटर पानी निकलता है। फिर बात करते हैं इसमें प्रेशर कितना रखा जाता है, दाब कितना रखा जाता है। तो इसमें दाब रखा जाता है 1.5 से 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में बात करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, जेट में पूछ लेते हैं और एग्रीकल्चर के अदर एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं एक समस्या आती है थोड़ी इमीटर्स बंद होने की। तो जब इमीटर्स ये फ्लोराइड वगैरह से बंद हो जाते हैं तो इसको वापस खोलने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग करते हैं? तो इसमें 2 केमिकल का उपयोग करते हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी मात्रा लेते हैं 0.5%। एक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसकी मात्रा लेते हैं 500 ppm, इसकी मात्रा लेते हैं 500 ppm। इसके बाद में बात करते हैं फुहारा सिंचाई किन क्षेत्रों में उपयुक्त है। तो फुहारा सिंचाई की सभी क्षेत्रों में उपयुक्त है और सभी फल वृक्षों है जो पंक्तिबद्ध सब्जियां होती है उनके लिए यह विधि महत्व। आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें।